बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद कंपनी के साम्राज्य में वृद्धि होती गई और जैसे जैसे कंपनी के साम्राज्य में वृद्धि होती गई कंपनी के लिए प्रशासनिक पुनर्गठन आवश्यक था। साम्राज्य विस्तार और पुनर्गठन की इस प्रक्रिया में कंपनी ने कुछ ऐसे गवर्नर जनरल भेजे जिन्होंने कंपनी के राज्य का विस्तार करके कंपनी के प्रभाव में वृद्धि की और कुछ ऐसे गवर्नर जनरल भी भेजे जिन्होंने कि इस विस्तृत साम्राज्य को संगठित करने में अपनी रुचि दिखाई। अतः 1772 से 1856, जो कि 1857 में क्रांति हुई थी, उससे पहले का समय, तो 1772 से 1856 के बीच विभिन्न गवर्नर जनरल द्वारा किए गए प्रशासनिक कार्यों का वर्णन करना उपयुक्त होगा। इस संबंध में सबसे पहले जो गवर्नर जनरल जो थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने काल में अनेक राजनीतिक और प्रशासनिक परिवर्तन किए। इनके बड़े दूरगामी परिणाम हुए। संचालकों के आदेशानुसार क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। उसने कंपनी के कर्मचारियों के समक्ष स्पष्ट कर दिया कि जो भी कोई गैरकानूनी कार्य करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा और जो राजस्व के उत्तरदायित्व को ईमानदारी से नहीं निभाएगा उसे भी दंडित किया जाएगा। कंपनी ने बंगाल के नवाब को दिए जाने वाला 53 लाख रुपया भी घटाकर 16 लाख कर दिया, क्योंकि कंपनी ने स्वयं बंगाल के प्रशासन का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। चूँकि कंपनी ने बंगाल के प्रशासन का दायित्व अपने ऊपर ले लिया था, अतः अब राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र भी मुर्शिदाबाद, जो कि अभी तक बंगाल के नवाबों की राजधानी थी, वहां से हस्तांतरित करके कलकत्ता कर दिया ताकि वित्तीय प्रबंध में सुविधा रहे। इसके अलावा मुगल सम्राट को दी जाने वाली 26 लाख रुपए की राशि भी बंद कर दी और मुगल सम्राट से कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले, जो कि 1765 की इलाहाबाद की संधि से उसे दिए गए थे, वो भी वापस ले लिए गए, क्योंकि मुगल सम्राट मराठों के प्रभाव में जा चुका था। ये ज़िले वापस अवध के नवाब को दे दिए गया और बदले में उससे 50 लाख रुपए प्राप्त किए गए। इस प्रकार हेस्टिंग्स ने राजकीय खर्च में कटौती करके आय भी प्राप्त कर ली। ये हेस्टिंग्स द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार थे। अब हम देखते हैं उसने व्यापार संबंधी कौन से सुधार किए थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो उसका मुख्य कार्य था व्यापार करना, किंतु कंपनी के कर्मचारियों ने अपने निजी व्यापार के कारण कंपनी के व्यापार में रुचि लेना बंद कर दिया था और अब कंपनी को अपने राजनीतिक दायित्व पूरे करने के अतिरिक्त सैनिक कार्य भी करने पड़ रहे थे। फलतः व्यापारिक दृष्टिकोण से कंपनी की स्थिति खराब हो रही थी। दस्तक, जो कि 1717 के फरमान द्वारा फर्रुखशियर ने कंपनी को दिया था, जिसके अंतर्गत के चुंगी मुक्त व्यापार का अधिकार था, उसका दुरुपयोग अभी भी प्रचलित था। हेस्टिंग्स ने इस पद्धति को तुरंत बंद करने के आदेश दिए। कर्मचारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। 1776 के बाद संचालकों ने स्वयं कर्मचारियों को निजी व्यापार की छूट दे दी थी। हेस्टिंग्स के आने के पूर्व विभिन्न जमींदारों ने अपनी अपनी स्वयं की चुंगी चौकियां स्थापित कर ली थी और अलग अलग जमींदारों के द्वारा चुंगी वसूल करने के कारण वस्तु की कीमत में भारी असंतुलन उत्पन्न हो जाता था। अतः हेस्टिंग्स ने समस्त चुंगी चौकियों को समाप्त करके केवल 5 चुंगी चौकियां कलकत्ता, हुगली, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना में स्थापित की। हेस्टिंग्स ने यह भी आदेश दिया कि सभी माल पर, चाहे वह यूरोपीय हो या भारतीय, 2.5% की दर से चुंगी वसूल की जाएगी, किंतु सुपारी, नमक और तंबाकू पर लगने वाली चुंगी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इन सुधारों से व्यापारियों को प्रोत्साहन मिला तथा आय के स्रोतों में भी वृद्धि हुई। इस तरह से व्यापार संबंधी जो तरीके बंगाल के
नवाब अपनाना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। वो जब कंपनी ने बंगाल के प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया तो व्यापार में उन्हीं सुधारों को लागू किया, क्योंकि अब प्रशासन स्वयं कंपनी के हाथ में था। अब है लगान व्यवस्था में सुधार। कंपनी ने अब बंगाल की दीवानी का अधिकार भी स्वयं प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कर लिया था, अतः लगान व्यवस्था को भी नियमित करना आवश्यक था। हेस्टिंग्स ने प्रारंभ में 5 वर्षीय बंदोबस्त को लागू किया। भूमि 5 वर्ष के लिए जो अधिकतम लगान का वादा करता था उसे दे देते थे। सामान्यतः जमींदारों को प्राथमिकता दी जाती थी और जिले में लगान वसूल करने का काम कलेक्टर को सौंपा गया और उसकी सहायता के लिए भारतीय दीवान नियुक्त किए गए। लगान वसूली और दीवानी न्याय एक दूसरे से संबद्ध होने के कारण प्रत्येक जिले में दीवानी अदालतें स्थापित की गई। लगान व्यवस्था पर नियंत्रण रखने के लिए मुर्शिदाबाद और पटना में एक भू राजस्व नियंत्रण परिषद स्थापित की गई। समस्त भू राजस्व प्रशासन पर नियंत्रण रखने के लिए गवर्नर और उसके काउंसिल को राजस्व मंडल के नाम से पुकारा जाने लगा और उसकी सहायता हेतु एक भारतीय अधिकारी की नियुक्ति की गई जो कि राय रायन कहलाता था। हेस्टिंग्स द्वारा लागू की गई ये लगान व्यवस्था दोषपूर्ण थी, क्योंकि अधिकतम बोली लगाए जाने वाले को लगान व्यवस्था का दायित्व दिया जाता था। इसमें भूमि की इतनी अधिक कीमत लगाई जाती थी कि जो भू राजस्व की कीमत से अधिक होती थी। यह अधिक रकम किसानों से वसूल की जाती थी, जिससे कि किसानों की हालत खराब होती जाती थी। अतः नवंबर 1773 में एक नई योजना स्वीकार की गई जो 2 भागों में थी। प्रथम भाग की योजना अस्थायी थी, जिसे तुरंत लागू करना था, और दूसरे भाग की योजना भविष्य में लागू करनी थी। प्रथम भाग की योजना 1774 में लागू कर दी गई, जो कि अस्थायी व्यवस्था थी। पूरी बंगाल प्रेसिडेंसी को 6 डिवीज़न में कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, पटना, बर्दवान, दीनाजपुर और ढाका इनमें बांट दिया गया। प्रत्येक डिवीज़न के लिए एक प्रांतीय परिषद स्थापित कर दी गई और उसकी सहायता के लिए एक दीवान नियुक्त किया गया। कलेक्टरों को वापस बुला लिया गया तथा उनके स्थान पर भारतीय राजस्व अधिकारी नियुक्त किए गए, जिन्हें कि नायब कहा गया। काउंसिल द्वारा भू राजस्व निर्धारण के तरीके को प्रश्न को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गया था, अतः 1 वर्षीय प्रणाली ही प्रारंभ में लागू की गई। 1781 में हेस्टिंग्स ने अपनी योजना का दूसरा भाग लागू किया। प्रांतीय परिषदें समाप्त कर दी गई तथा जिलों का राजस्व प्रशासन भारतीय नायबों के पास ही रखा गया। केंद्र में नई राजस्व समिति स्थापित की गई, जिसकी सहायता के लिए भारतीय दीवान रखा गया। राजस्व समिति के सदस्यों को निश्चित वेतन के स्थान पर प्राप्त होने वाले भू राजस्व का 2% देना तय किया गया, किंतु समिति के अध्यक्ष को अधिक वेतन दिया गया। गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल इस राजस्व समिति से निरंतर संपर्क बनाए रखते थे। हेस्टिंग्स की यह लगान व्यवस्था पूर्णतः संतोषजनक साबित नहीं हुई। अधिक बोली लगाने वाले व्यवसायी ही राजस्व वसूल करने का ठेका प्राप्त करते थे, जिससे किसानों के कष्टों में वृद्धि हो गई। केंद्र की राजस्व समिति को भी दीवान की दया पर छोड़ दिया गया था। राजस्व मंडल की स्थापना तथा कलेक्टर के पद का सृजन करना राजस्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार थे हेस्टिंग्स के। हेस्टिंग्स ने न्याय के क्षेत्र में भी कुछ सुधार किए। हेस्टिंग्स के आने के समय बंगाल में 2 प्रकार की न्याय प्रणाली प्रचलित थी। पहली मुगल कालीन न्याय प्रणाली, दूसरी कलकत्ता में कंपनी की न्याय प्रणाली, जो कि मेयर्स कोर्ट कहलाती थी। मुख्यतः न्याय का कार्य स्थानीय जमींदार करते थे।
न्यायालय द्वारा लगाए गए जुर्माने को वो अपनी निजी आय समझते थे। अतः जमींदारों के न्यायालय पूर्णतः भ्रष्ट थे। कंपनी के कर्मचारियों के हस्तक्षेप से स्थिति और भी अधिक खराब हो गई। अतः हेस्टिंग्स ने 1772 में न्याय प्रशासन में परिवर्तन किए। प्रत्येक जिले में एक दीवानी अदालत स्थापित की गई, जिसका कार्य संपत्ति, विवाह, जाति प्रथा, ऋण लगान, उत्तराधिकार से संबंधित मुकदमों की सुनवाई करना था। जिले का अंग्रेज कलेक्टर दीवानी अदालत का अध्यक्ष होता था। जिले की निजामत अदालत में चोरी, हत्या, जालसाजी, जबरन संपत्ति छीनने से संबंधित मुकदमे सुने जाते थे। इस अदालत का संचालक काजी या मुफ्ती होता था और कानून के प्रश्नों पर सलाह देने के लिए 2 मौलवियों की नियुक्ति की गई। इन जिला अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध अपील कलकत्ता में स्थापित सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत में की जाती थी। कलकत्ता काउंसिल का अध्यक्ष, जो कि बाद में गवर्नर जनरल होता था, वही सदर दीवानी अदालत का अध्यक्ष होता था, जबकि सदर निजामत का अध्यक्ष दरोगा या सदर काजी होता था, जो कि बंगाल के नवाब द्वारा नियुक्त किया जाता था। किंतु इस अदालत पर नियंत्रण रखने का अधिकार अब कलकत्ता काउंसिल को दे दिया गया। दरोगा को कानूनी परामर्श देने के लिए 3 मौलवियों को नियुक्त किया जाता था। निजामत अदालतों को मृत्युदंड देने का अधिकार नहीं था। इस विषय में अंतिम शक्ति गवर्नर तथा उसके काउंसिल के पास थी। मुकदमों का निर्णय हिंदुओं के धर्मशास्त्रों व मुसलमानों की कुरान के आधार पर होता था। कलकत्ता में यूरोपियनों के लिए मेयर की अदालत थी। मेयर के अन्याय की अनेक शिकायतें संचालकों तक पहुंच चुकी थी। इसके दोषों को दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। दीवानी मामलों में इसके निर्णय के विरुद्ध अपील इंग्लैंड के सम्राट के समक्ष की जा सकती थी। जिस समय वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारत में गवर्नर का पद ग्रहण किया, बंगाल में पूर्ण अराजकता छाई हुई थी। जनता के जान माल की सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं था। इस समय कुछ लोग सन्यासियों का वेश धारण करके जनता को लूट रहे थे तथा जनता पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार कर रहे थे। अतः बंगाल में शांति एवं व्यवस्था स्थापित करने के लिए हेस्टिंग्स ने आरक्षी विभाग का पुनर्गठन किया। उसने प्रत्येक जिले में एक स्वतंत्र पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की तथा चोरों और डाकुओं की गिरफ्तारी हेतु कठोर आदेश पारित किए। फलस्वरूप चोरों और डाकुओं को गिरफ्तार कर गांव में ही उन्हें फांसी दी जाने लगी। इससे चोरों और डाकुओं पर काफ़ी सीमा तक नियंत्रण प्राप्त कर लिया गया तथा ढोंगी सन्यासियों का भी अंत कर दिया गया। हेस्टिंग्स की इस कार्यवाही से बंगाल में शांति एवं व्यवस्था स्थापित हो गई। बंगाल में वॉरेन हेस्टिंग्स का काल परिवर्तनों का काल था, जिसमें कंपनी अपना रास्ता खोज रही थी। प्रशासन के पुनर्गठन हेतु एक के बाद दूसरा प्रयोग किया गया। यही कारण है कि अभी भी कंपनी की सेवाओं में भ्रष्टाचार व्याप्त था। स्वयं हेस्टिंग्स ने भी इतनी अधिक अनियमितताएं की थी कि जब इंग्लैंड में उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया गया तो उसका स्वयं का वकील उन अभियोगों की प्रतिरक्षा के उत्तर देने में कठिनाई अनुभव करने लगा। फिर भी हमें यह मानना होगा कि हेस्टिंग्स ने कंपनी शासन का पुनर्गठन कर वह व्यवस्था स्थापित की जिस पर आगे चलकर परवर्ती शासकों ने एक विशाल भवन का निर्माण किया। धन्यवाद।